नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही दलों की कोशिश है कि आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ उतरे। क्या है बीजेपी और कांग्रेस की संगठन को मजबूत करने की तैयारी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव के नतीजे आए हैं। नतीजों के ऐलान के बाद अब बीजेपी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के संगठन चुनाव के लिए डॉक्टर सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अगले महीने से डॉक्टर सरोज पांडे मध्य प्रदेश के सभी संभागों में बैठकें लेंगी। ये बैठकें मंडल, जिला और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए होंगी। डॉक्टर पांडे सभी सांसदों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगी। इसके बाद ही नियुक्तियां होंगी। बीजेपी के लिए ये संगठन चुनाव बेहद अहम है। इन चुनावों के नतीजे पार्टी के भविष्य को प्रभावित करेंगे। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का भी आयोजन हुआ। ये बैठक विवादों और मतभेद के बीच संपन्न हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि राजनीतिक मामलों की समिति के 25 में से 16 सदस्य बैठक में गैर हाजिर रहे। इस अनुपस्थिति ने पार्टी में असंतोष और अंदरूनी मतभेदों को और उजागर किया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में दोनों ही दल आने वाली चुनौतियों को लेकर तैयारियों का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से संगठन को मजबूत करने के मामले में आगे देखी जा रही है। बीजेपी जहां सदस्यता अभियान के सहारे पार्टी में जान फूंकती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस विजयपुर सीट की संजीवनी को लेकर पार्टी में ऑल इज वेल की बात कर रही है। पर सवाल यही है कि कांग्रेस अंदर खाने होने वाली गुटबाजी को कैसे खत्म करती है और संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करती है, साथ ही सत्तासीन बीजेपी के मुकाबले कैसे आकर खड़ी होती है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश निगम वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता से करना चाहूंगी, अंबिका जी से। बिल्कुल अंबिका जी, यहाँ पर देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पूरी तैयारी है बूथ समितियों के चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं अव्वल बीजेपी अपने आप को मान रही है। 90% गठित हो गई है समितियां की टीम, और इसके साथ ही साथ दिसंबर में चुनाव भी होना है। तो आपकी तरफ से क्या खबर की गई है, क्योंकि बीजेपी कर रही है कि हमारी तरफ से 100% तैयारी है। देखिए, हम लोकतांत्रिक दल हैं। हमारे यहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। और आपने देखा होगा, हमारे दल के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो निर्वाचित होकर आए हैं। हर कार्यकर्ता की इस निर्वाचन में भूमिका रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस ने अपनाई है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि केवल मोदी और शाह वहां पर जो तय कर देते हैं वही हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि नड्डा जी के मामले में कैसे अचानक नड्डा जी बन गए। कोई कुछ भी पता नहीं था, कार्यकर्ताओं को पता नहीं था कि कौन बन रहा है। इनके यहाँ ज्यादा ढिढोरा पीटा जाता है टीवी चैनलों पर, और खासतौर पर उन टीवी चैनलों पर जो इनके गोदी मीडिया हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, जो टीवी चैनल, उन पर ये ढिढोरा पीटते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं अपनाई जाती है। ये लोग कहते हैं कि संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है, जबकि वास्तविकता ये है कि यहाँ पर संगठन बिल्कुल सर्वोपरि नहीं है। बिल्कुल राजाशाही मानसिकता है कि राजा और मंत्री दो तय करते हैं। माननीय मोदी और शाह साहब तय कर देते हैं कि इसको सीएम बनना है, इसको अध्यक्ष बनना है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का सीएम भी बिल्कुल पर्ची के द्वारा निकला था। विधानमंडल माननीय विधायकों की राय नहीं ली गई थी, दिल्ली से तय होकर गया था नाम। ठीक है योगेश जी, सुना आपने क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने कि आपकी पार्टी ढिंडोरा पीटती है, और आप कह रहे हैं कि 100% हमारी तैयार है, बस इंतजार है तो चुनाव का। दिसंबर में आपने घोषणा भी कर दी है कि चुनावों का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, हास्यास्पद यह है कांग्रेस के लोकतंत्र जिंदा होता
तो 86 साल के खड़के की जगह शशि थरूर जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते। नॉमिनेट एक रबर स्टैम्प को जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी को बिठाया गया था, ठीक उसी प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए इन्होंने खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। जीतू पटवारी जी का कौन सा इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चयन कर दिया, ऊपर से एक कॉल आता है और रातों रात जीतू पटवारी की नियुक्ति हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष रहता है, उसको बिना किसी कारण के राहुल गांधी भारत जोड़ो तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हटा दे। तो दलितों का अपमान कांग्रेस बखूबी करती है, ये सर्वविदित है। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र जिंदा होता तो आज जो विजयपुर से विधायक जीत कर पीसीसी आए थे, तो वहाँ 5, 7, 8 लोगों के बीच में जीतू पटवारी जी उनका अभिवादन नहीं करते। उमंग सिंगार जी ने अपने बंगले पर बुलाकर पहले ही उनका आदर सत्कार कर दिया और मीडिया वहां थी। तो ये इनका लोकतंत्र फूट फूट कर बाहर आता है, समय समय पर अंतर्कलह दिखती है, स्पष्ट तौर पर जग जाहिर है। भाई दूसरी तरफ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में न केवल हमने विधानसभा 2023 का चुनाव जीता, सरकार बनाई, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 29-0 का रिजल्ट केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में सौंपा है और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन को सराहाया है और उस संगठन की उदाहरण के तौर पर अन्य राज्यों में उदाहरण दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो संगठन है वो हमारा सर्वोपरि है, सर्वशक्तिशाली और संगठन में ही शक्ति है। 65,813 बूथों तक हमारे हर बूथ पर कम से कम 25 यूथ रहते हैं। वहीं कांग्रेस का तो भोपाल शहर की बात करूं, वार्ड नंबर 27, 28, 29 की बात करूं तो बूथों पर इनके कार्यकर्ता ही नदारत हैं। एक इनके 2016 में प्रभारी बनकर आए थे दीपक बाबरिया जी, उन्होंने जो मंडलम सेक्टर गठित किया था उसकी तो धज्जियां उड़ा दी कमलनाथ जी ने। तो इस प्रकार की तथाकथित बड़बोलापन की लोकतंत्र हमारे यहाँ जिंदा है। ईश्वर करे कांग्रेस का लोकतंत्र ऐसा ही बना रहे और हम हमारे संगठन को गढ़ते चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ माननीय मोदी जी ने केंद्र में 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है, राजनीति के हर क्षेत्र में संगठन, चाहे वो संगठन को लेकर हो, चाहे मंत्रिमंडल को लेकर हो, या विधायकों की टिकटों को लेकर हो, या सांसदों के कोटे को, हर जगह 33% का हमारा आरक्षण लागू किया है मोदी जी ने इन्हीं चुनावों में। और उसी के मद्देनजर बूथ कमेटियों में 1+12 की एक मतलब हर बूथ पर एक महिला बनाई जाएगी बूथ प्रभारी। उसी तरह मैं एक उदाहरण के तौर पर एक मंदसौर का जिक्र करना चाहूंगा कि मंदसौर के दलोदा मंडल में बूथ क्रमांक 252 पर बूथ अध्यक्ष है बिमला धनोरा और उनके साथ पूरी 12 सदस्यीय टीम में पूरी 12 महिलाएं। तो ये प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है और जो ऊपर से दिशा निर्देश मिलते हैं वो धरातल पर सीधे मध्य प्रदेश में होते हैं। ठीक है दिनेश जी, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है, क्या लगता है इनके दावे में कितना दम नजर आ रहा है? कौन पड़ेगा किस पर भारी आखिर? देखिए क्या है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अगर अपन बिंदु पर चर्चा करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो के चुनाव की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, मंडल और बूथ और ये वो देखने में तो मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने भी ये परंपरा कमलनाथ जी के समय में चली थी कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का गठन करेंगे और ये करेंगे। अब उसमें कांग्रेस कितना सफल हुई थी कितना नहीं हुई ये कांग्रेस के नेताओं ही जानते होंगे, मुझे उस मामले में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये सही है कि पार्टी में ये जो अभी दोनों प्रवक्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए नियुक्ति वाला और थोपने वाला, ये कोई नई बात नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गया या प्रदेश प्रभारी महासचिव को बदल दिया गया। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में देखने को मिलती है, ये कोई नई बात नहीं है। रहा सवाल इनके चुनाव को लेकर के, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दोबारा भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गंभीर रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि मैंने जो एक लंबा अपना पत्रकारिता का मेरा 40-45 साल का अनुभव है, उसमें मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव हो या कोई भी हो वो शांत नहीं बैठती। कोई न शिविर और कहीं ये और कहीं वो, कहीं मंडल संयोजन, कहीं ये सम्मेलन, कहीं ये वो, मतलब किसी न किसी तरीके से वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करती रहती है, कार्यकर्ताओं के बीच में अपना
माहौल बनाए रखती है। तो उससे क्या है कि उनके कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ता है। कांग्रेस में थोड़ा सा ये है कि अब नेतृत्व जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में कितना सक्षम होता है, या वो किन स्तर तक जा पाते बूथ में या अपना मंडल में, कहाँ तक कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर पाते, ये तो उनके नेतृत्व क्षमता पर निर्भर है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके यहाँ जो अनुशासन और जिस तरह अनुशासित होकर के वो योजना बना करके काम करते हैं, उसमें वो सफल तो होते हैं। अब सवाल ये है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, या राष्ट्रीय महासचिव या प्रभारी जो बनाते हैं प्रभारी, तो उसमें निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि चुनाव से बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वो जो है निर्वाचित हुए, बहुत कम रेयर। मान के चलिए आपके अगर अपन 40 साल का इतिहास भी देखें तो मुश्किल से 10 या 15% का उदाहरण दिया जा सकता है कि 10-15% जो है वार 24 चुनाव प्रक्रिया में प्रदेशाध्यक्ष का चयन हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष हमेशा, इसमें कोई दुराई नहीं कि हाईकमांड के निर्देश पर ही नियुक्त होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब आप देखिए कि यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी में BD शर्मा जी का है, सांसद हैं खजुराहो से और प्रदेश के अध्यक्ष, नियमानुसार उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, बिल्कुल है ना। नड्डा जी का भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नियमानुसार उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका था। बिल्कुल। और उसी तरह अगर अपन दूसरे पहलू में देखें तो जब कमलनाथ जी अध्यक्ष बने थे तो कमलनाथ जी का भी 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन वो लंबे अरसे तक जमे रहे। तो सवाल ये है कि ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, क्यों नहीं उस समय आपने एक संदेह को उनके हटा करके दूसरे को आपने किया। तो इस मामले में कौन कितना सफल होता है या कौन कितना संगठन को मजबूत कर पाता है, ये तो दोनों की क्षमता पे निर्भर करेगा, दोनों दलों पे, चूंकि दोनों दल राष्ट्रीय दल हैं और दोनों दलों के सामने जो है लोकतंत्र में आपस में जो एक दूसरे का पक्ष रखने का या एक दूसरे का मुद्दों को लेकर के विरोध करने का जो समावेश बना हुआ है, उसमें ये लोग कितने सफल होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूँगा काजल जी कि ये अभी जो बाई इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश में, इसमें बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि नहीं हमको जो है हम सफल हुए हैं या हमको हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 बाई इलेक्शनों में एक बाई इलेक्शन जीत लेना, और वो भी ऐसे समय में जब वो जो विधायक की हैसियत नहीं मंत्री की हैसियत से उस समय चुनाव लड़ा हो जी। प्रदेश के मंत्री रहते हुए बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ा हो और जिसकी सरकार हो उसके बावजूद भी चुनाव हार जाना और विपक्ष का ये कांग्रेस का चुनाव जीतना, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में उत्साह तो बढ़ा है। और उत्साह बढ़ने से अब ये है कि ये उत्साह कितने दिन तक उनका नेतृत्व कायम रख सकता है, ये जीतू पटवारी जी के ऊपर है कि इसको और आगे बढ़ा के ले जाते हैं, ये यहीं तक सीमित रखते हैं, या फिर वो वही पुराना बिखराव या पुराना गुटबाजी जो भी एक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं ना कि भाई कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है। ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी आम हो जाती है जी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं, गुटबाजी हर राष्ट्रीय दल में होती है। राष्ट्रीय दल तो छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय दलों में गुटबाजियां उभर के सामने आने लगी है ना, एक कई उदाहरण अपने सामने आए। तो ये गुटबाजी तो ये चलेगी क्योंकि दल है और मनभेद होता है सब में आपस में, मतभेद ये अलग अलग बिंदु है पर रहता है। पद की लोलुपता एक ऐसी होती है, पद की चाह ऐसी होती है कि किसी न किसी बहाने से वो एक सामने वाले को थोड़ा निगलेक्ट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अंबिका शर्मा जी, बीजेपी के दावे तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो आप फिर कैसे बीजेपी को मात देंगे? देखिए, अभी हाल में ही आपने एक परिणाम देखा होगा विजयपुर का जी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दर्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को देखते हैं जी। लेकिन इनका एक दोहरा चरित्र भी है, अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं देखते, पहली पंक्ति के व्यक्ति को और समर्थ व्यक्ति को देखते हैं। इन्होंने रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर भेजा, वहां पर सारी शक्तियां उनके साथ भेजी, पूरा सूर का कवच पहनकर ये लोग गए थे और हमारा बूथ का कार्यकर्ता इतना मजबूती से वहां पर काम कर रहा था। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी चेहरा, एक
बिल्कुल सामान्य वर्ग का आदिवासी चेहरा जनता जनार्दन के बीच में हमारी पार्टी लाई और यह पूरी सरकार वहां पर डली रही। और आपने देखा होगा कि यह सरकार का पूरा जमावड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मंत्रिपरिषद की बैठकें वहीं पर हो रही हो, राजधानी बन गया हो विजयपुर। और फिर क्या हुआ परिणाम? परिणाम वही हुआ जो जनता की मर्जी थी। सरकार की जो मर्जी थी वो परिणाम नहीं आया। एक लोकतांत्रिक खूबसूरती है, ये हमारे बूथ के कार्यकर्ता की मेहनत है। और भारतीय जनता पार्टी जो दंभ से भरी हुई पार्टी है, अहंकार इनके सर पर चढ़कर बोलता है, वो सामने परिणाम आ गया, अहंकार चकनाचूर हो गया। हम चुनाव जीत कर आए, वहां पर भी बुधनी में इनको भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी लीड मिली हुई थी, वो लीड हमने कम की। और वो लीड कम करके हमें संतोष है कि हम इतने वहां पर अपने समर्थकों की टीम वहां पर बना दी। अपने इतने कार्यकर्ता उनको वहां पर हमने जोड़ दिए कि इनको दांतों तले चबवा दिए और इनको पसीना आ गया कि यह हो क्या रहा है। तो ये हमारे कार्यकर्ता की ताकत है, हमारी पार्टी का सोच है। ठीक है योगेश जी, यहाँ पर आपने सुना आरोप लग रहे हैं, आपने तो बड़ा सदस्यता अभियान भी किया था, टारगेट पूरा किया। हमने ये भी सुना था कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनको भी आपने मिस कॉल देके अपने पाली में कर लिया। तो इस तरह के यहाँ पर आरोप भी लग रहे हैं। और अगर हम हाल ही में बात करें निर्मला सप्रे की, तो आखिर उनसे भी आप मतलब उनका इस्तीफा क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो यहाँ पर? क्योंकि कांग्रेस, हमने खुद देखा कि अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची यहाँ पर। देखिए काजल जी, इसमें दो तीन चीजें हैं जी। कि एक तो विजयपुर का उल्लेख वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी किया, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने भी किया। तो विजयपुर हमेशा से परंपरागत रूप से अगर देखें पिछले 8-10 चुनावों का अगर अपन आकलन करते हैं तो वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन सर मेहनत तो की थी बीजेपी ने, विजयपुर में मेहनत तो की थी, बड़े बड़े नेता गए थे वहां पर, मैं आ रहा हूँ दावे भी बहुत हुए थे। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी जी बोलिए। तो विजयपुर पे ही बोल रहा हूँ मैं। तो विजयपुर में जो 2023 विधानसभा चुनाव में 18,000 से कांग्रेस जीती थी, वो मात्र 6,000 की जीत से आके रह गई। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां हर बूथ पर पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी लड़ा। और आगामी जो इलेक्शन होंगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि विजयपुर भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ठीक उसी तरह होगी जिस तरह छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा हुई है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हुई है। उनकी 0 से पराजय का स्वाद चखने के बाद अगर दिए बुझते हुए दिए में एक लो की थोड़ी सी घी की बूंदे डली है तो निश्चित रूप से कांग्रेस उत्साहित हो सकती है। मगर भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता संगठन निराश नहीं है। हम पूरी शक्ति के साथ वहां पर फिर काम करेंगे, अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हर पराजय से सबक लेता है और उस पराजय को विजय में बदलने के लिए सुनिश्चित रूप से उस संगठन को गढ़ता है। तो हमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के ऊपर भरोसा है। हम अहंकार में ये बात नहीं कह रहे हैं। देखिए 1,72,00,000 से ज्यादा सदस्य हमने पिछले 2 सितंबर को जब माननीय मोदी जी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करी थी, बनाए। इतना उत्साहजनक पूरे प्रदेश में हमको सदस्यता अभियान का अभूतपूर्व हर जगह वो मिला कि किसी बंदे ने इनकार नहीं किया। आपने कहा मिस कॉल पे कांग्रेस के लोग गलत बयानबाजी करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जब अपन मिस कॉल मारते हैं तो एक फॉर्मेट खुलता है जी, और फॉर्मेट खुलता है तो ओटीपी आता है और ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा और वो आप ही उस ओटीपी को जनरेट करेंगे, तब वो फॉर्म फिलअप हो। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस का ये कहना तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती मिस कॉल देकर सदस्य। कांग्रेस अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए निरंतर झूठ परोस रही है। मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति समझ रही है और देख रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब प्रचारित हो चुकी है। कांग्रेस के लोगों को आत्मचिंतन मनन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उनके नेताओं से कुछ सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार कितनी मेहनत करते हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया, हम 24/7 साल भर चुनावी मोड में रहते हैं, अपने बूथ के हर कार्यकर्ता से हर 30 त्योहार पर कनेक्ट होते हैं।
कभी गांव चलो भूत प्रवास अभियान के दौरान, कभी 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से, कभी अक्षत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, कभी मोदी जी की राम राम के माध्यम से। ये तमाम वो थोड़े से उदाहरण है जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कैसे हम हमारे बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये सब चीजें देखना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप मंथन करिए, अहंकार को छोड़िए, लेकिन कांग्रेस के नेता ट्विटर पर चिड़िया उड़ाते, एयर कंडीशन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और जिन कांग्रेस नेताओं को मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं 4-4 बार नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया, उन्हीं कांग्रेस नेताओं को बार बार मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान देना, ये मध्य प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश निगम जी, अब संगठन की बारी है, कौन पड़ेगा किस पर भारी? आपने दोनों ही प्रवक्ता की सुना, दोनों ही प्रवक्ता को सुना, अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए नजर आए। एक क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जिस तरह से अपने दल का पक्ष रखा, वो उनका फर्ज भी है और उनको ये शिक्षा भी दी जाती है कि निश्चित रूप से आप अपने पार्टी का पक्ष वहाँ ऐसा रखें कि पार्टी की छवि बनी रहे। सवाल ये है कि अभी जिस मामले में भारी पड़ना की बात है, अभी अगर प्रेजेंट टाइम में आपको देखना है तो प्रेजेंट टाइम तो देखने में ऐसा ही लगता है कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी दिख रही है जी। और अगर अपन पिछले अभी जो बाई इलेक्शन के पहलू को देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उभर रही है, वो भी आज नहीं तो कल भारी बन सकती है, सामने आ सकती है। तो ये तो दोनों को मैं सुझाव ये दूंगा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं की टीम के संपर्क में रहें, निरंतर उनसे एक समावेश बनाए रखें। तो उससे क्या होगा कि कार्यकर्ताओं कोई भी दल, चाहे कोई भी दल हो, राष्ट्रीय दल के अलावा कोई क्षेत्रीय दल भी हो, कार्यकर्ता ही वो व्यक्ति होता है जो जिस तरह जिम मोड़ना चाहे, जिस दिशा में पार्टी को उस दिशा में वो मोड़ देता है। तो उसका अगर ये लोग ध्यान रखें और उसको बनाए रखें, जैसे योगेश जी ने अभी कहा कि हमारे निरंतर हम चलते हैं, नो डाउट हम लोग देखते भी हैं जी, देखने को भी मिलता है। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस निखरी बैठी है। ये कांग्रेस में ये ऊर्जा जो है कमलनाथ जी के जमाने से शुरू हुई, जिसको जीतू पटवारी जी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से वो समस्याओं को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के सड़कों में आंदोलन करते हैं, गाँव में जा कर के जो है सम्मेलन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, या आम जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है। तो ये सब वो भी सक्रिय है, उनके लोग भी सक्रिय हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये सक्रियता बरकरार रहे और बनी रहे, ताकि आने वाले जो चुनाव है, आगामी जो चुनाव है विधानसभा का या उसके पहले नगरीय प्रशासन के चुनाव होंगे, तो उसमें कम से कम अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर सके हैं कांग्रेस। लगे कि नहीं कांग्रेस वाकई जो है उसमें ऊर्जा आई है, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। तो अगर ये परंपरा बनी रही तो निश्चित रूप से इनमें ये दोनों लोग अपने अपने हिसाब से भारी होंगे, एक दूसरे पे कभी ये आगे हो जाएंगे तो कभी वो आगे हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि दोनों राष्ट्रीय दल है और दोनों राष्ट्रीय दल का में ये वो बनी रहनी चाहिए। ये मुझे समझ में आता है कि निश्चित रूप से लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने बाई इलेक्शन एक जीता, वो उत्साह का कारण है और वो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो प्रयास कर ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। समय हमें और चर्चा के लिए इजाजत नहीं देता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस यूं कह सकते हैं हाई नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बूथ समितियों के चुनाव की, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि 90% तैयारी उनकी पूरी हो गई है। अब देखना होगा कि अब संगठन की बारी पर कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।